नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे। आईबीएन भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें बात करेंगे रूस में हुई एससीओ बैठक की, जहां रूस के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में हिस्सा लिए। दोनों नेताओं के बीच में ऐसा क्या फैसला हुआ जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है, जानेंगे कवर स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर, रूस का पाकिस्तान के प्रति एक्शन जारी। भारत चीन तनाव के बीच अहम है यह दौरा। भारत और चीन सीमा पर तनाव जारी, ठंड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित। चीन ने किया था भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास। भारत चीन की तनातनी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी प्रोजेक्ट में टेंडर नहीं डाल पाएंगी चीनी कंपनियां, कई मामलों में रक्षा गृह मंत्रालय की इजाजत जरूरी। चीन पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा चीन ने तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किए सुखोई, हमें तैयार रहना होगा। दिल्ली में कोरोना के टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 2737 कोरोना केस, दुनिया में कोरोना के आंकड़े बढ़कर 2,63,000 के पार। योगी सरकार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोला हमला, योगी सरकार की सपा सरकार से की तुलना, कहा सरकार को बताया ब्राह्मण व दलित विरोधी। बीजेपी प्रत्याशी जफर इस्लाम निर्विरोध पहुंचेंगे राज्यसभा, डमी कैंडिडेट ने नामांकन लिया वापस, अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। एमपी के सीएम ने कार्मिक विभाग के अफसरों को दिए निर्देश, भर्तियों में प्रदेशवासियों को मिले प्राथमिकता। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आते ही एनडीए में कलह, मांझी ने चिराग को दी नसीहत, कहा नीतीश के खिलाफत बर्दाश्त नहीं। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। आज कवर स्टोरी में बात करेंगे रूस में हुई एससीओ की बैठक पर, जहां रूस के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में हिस्सा लिए। दोनों नेताओं के बीच में ऐसा क्या फैसला हुआ जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन गई है, और जानेंगे कवर स्टोरी में। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर अब भी तनातनी जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को राजनाथ सिंह की मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री सर्गी से हुई। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान गजब की केमिस्ट्री दिखी। तो वहीं एक ऐसा फैसला भी हुआ जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन गई है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक करीब 1 घंटे से अधिक चली। भारत की मांग पर रूस ने वादा किया कि वो पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा भारत के सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रूस ने पूरे साथ का भरोसा भी दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया और अपनी ओर से योगदान की बात कही। गौरतलब है कि कई मोर्चों पर रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, फिर चाहे वो हथियार पहुंचाना हो या फिर वैश्विक मंच पर भारत के हक में आवाज उठाना हो। यही कारण है कि चीन से जारी तनाव के बीच ये दौरा काफी अहम हो जाता है। इस मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। यहाँ चीनी रक्षा मंत्री फैंग ने राजनाथ से मुलाकात की अपील की है। हालांकि अभी भारत की ओर से इसे कंफर्म नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह का बीते कुछ वक्त में ये दूसरा रूस दौरा है। पिछली बार भी वह चीन के साथ तनाव के बीच रूस पहुंचे थे, जहां कई बड़े हथियारों की डील हुई थी। रूस ने भारत को जल्द से जल्द हथियारों और अन्य सामानों की सप्लाई का भरोसा दिया था। स्पेशल डेस्क आईबीएन भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी तुलिका सिंह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देश के लिए लद्दाख जैसी बर्फीली जगह पर हमारे जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। ऐसे में डीआरडीओ ने पहाड़ों में अत्यधिक ठंड के मौसम से निपटने के लिए कई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा कि सशस्त्र बल इन सभी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने इंडिया फाउंडेशन के जरिए आयोजित एक वेबिनार के दौरान कहा कि सशस्त्र बलों के लिए हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने तक
तकनीकें विकसित की गई हैं। दरअसल लद्दाख क्षेत्र में अत्यधिक ठंड का मौसम देखा जाता है और सर्दियों के दौरान तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे चला जाता है। रेड्डी ने कहा, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में कई प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं, चाहे वह कपड़े की आवश्यकता हो, जूते की आवश्यकता हो या हीटिंग तत्वों की आवश्यकता हो, भोजन को गर्म करने से संबंधित चीजें हो, हिमस्खलन और हिमपात की भविष्यवाणी सहित कई चीजें विकसित की गई हैं। देश में इन चीजों के लिए कई चीजें विकसित की गई हैं और इनका इस्तेमाल आज सशस्त्र बलों द्वारा किया जा रहा है। वहीं भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से सीमा पर तनाव बना हुआ है। हाल ही में चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे के कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया है। वहीं भारत ने अतिरिक्त बल और हथियारों को संवेदनशील क्षेत्र में पहुंचा दिया है। इससे पहले इसी साल जून के महीने में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गालवान घाटी में झड़प देखने को मिली थी। इस हिंसक झड़प में कर्नल सहित भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने अभी तक कोई हताहत का आंकड़ा जारी नहीं किया है। झड़प के बाद से ही चीन के साथ उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है। इस बीच देश में भी चीन के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। चीन पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब चीन की कोई भी कंपनी सीधे उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी प्रोजेक्ट में टेंडर नहीं डाल पाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों को इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए कह दिया है और यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिडर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से विभागों को इस बारे में विस्तृत पत्र लिखा गया है। अब सरकार इस मामले में प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें संबंधित देशों की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन से पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक अनुमति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद भी हर 3 महीने के अंतराल पर राज्य की ओर से एक रिपोर्ट कंपनी को लेकर केंद्र को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि चीन के साथ तनाव के बीच इससे पहले भी राज्य सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया था। सिर्फ यूपी सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी रेलवे और अन्य अहम क्षेत्रों में चीनी कंपनियों पर रोक लगाई थी। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े प्रोजेक्ट्स में भी चीन की एंट्री रोक दी थी। गलवान घाटी की घटना के बाद से ही देश में चीन के प्रति गुस्सा है। ऐसे में कई सरकारी क्षेत्रों में रोक के अलावा प्राइवेट कंपनियों ने भी चीन से किनारा किया था। आम लोग भी चीन के सामान के प्रति अपना गुस्सा जता चुके हैं। स्पेशल डेस्क IBN भारत। LAC पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया है। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमें प्रतिरोध के लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA द्वारा भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की हालिया कोशिशों के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता लगातार चौथे दिन बेनतीजा रही। 4 घंटे तक चली लंबी बैठक के दौरान चीनी अड़े रहे और उन्होंने पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने से इनकार कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान इस चौथे दौर के बातचीत के विफल होने के बाद आई है। इससे पहले दिन में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के बीच सुरक्षा बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर जनरल नरवणे सुबह ले पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। जनरल MM नरवणे चीनी घुसपैठ प्रयासों को विफल करने के लिए रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों में ताजा घुसपैठ के प्रयास किए हैं। दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि तनाव को कम करने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं। चीन ने पैंगोंग सी में यथास्थिति बदलने के प्रयास में भड़काऊ सैन्य हरकतें की। चीनी सैनिकों ने 31 अगस्त को उकसावे वाली कार्रवाई की थी, मगर भारतीय सैनिकों ने PLA की भूमि पर कब्जा करने वाले मंसूबों पर पानी फेर दिया। 29-30 अगस्त की मध्य रात्रि को चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान सैन्य राजनयिक सहमति का उल्लंघन किया।
दोनों देश पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4 महीने से आमने सामने हैं। बातचीत के कई स्तरों के बावजूद तनाव को खत्म करने को लेकर कोई सफलता नहीं मिली है। इस दौरान गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। झड़प में चीनी सैनिकों के हताहत होने की भी खबर सामने आई है, मगर चीन ने चुप्पी साध रखी है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। मरीजों का कुल आंकड़ा 39.5 लाख पहुंच गया है। मरने वालों का तादाद 68.4 हजार के पार हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन संतोष इस बात की है कि रिकवरी भी तेजी से हो रही है। फिलहाल करीब 8,30,000 एक्टिव मरीज हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना फुल स्पीड में है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 8,25,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना संकट की वजह से करीब 5 महीने से बंद पड़ी मेट्रो को एक बार फिर से चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो ने मीडिया के सामने हर वो तैयारी दिखाई जिसके तहत मेट्रो यात्रा सुरक्षित होगी। मेट्रो में यात्रा के दौरान एंट्री और एग्जिट के लिए 2 अलग अलग स्वचालित सीढ़ियां होंगी। मेट्रो स्टेशनों पर एक मशीन भी दिखाई देगी जो एक साथ 2 काम करेगी। उसके सामने हाथ ले जाएंगे तो आपकी बॉडी टेम्परेचर लेगी और जैसे ही मशीन के नीचे हाथ लगाएंगे तो वही मशीन सैनिटाइजर भी देगी। ज़मीन पर लाल पट्टियां लगा दी गई हैं जो 6 फीट की दूरी पर हैं, यानी एंट्री के वक्त भी दूरी का पूरा ध्यान होगा। वहीं शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना के आंकड़े। देश में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 39,36,747। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 68,472। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 30,37,151 हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की संख्या 83,341। पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 1,096। देश में कुल एक्टिव केस 8,31,124। दिल्ली में गुरुवार को 2,737 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। शहर में 67 दिन बाद एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा मामले आए। इसके बाद कुल मामले 1.82 लाख के पार चले गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 4,500 हो गई है। सितंबर में लगातार यह तीसरा दिन है जब 2,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं शहर में 19 और मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 17,692 है और जो बुधवार को 16,502 थी। राष्ट्रीय राजधानी में 23 जून को एक दिन में सबसे ज़्यादा 3,947 मामले रिपोर्ट हुए। यहाँ कुल मामले 1,82,306 हो गए हैं और संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या लगभग 4,500 पर पहुँच गई है। दुनिया में कोरोना के आंकड़े बढ़कर 2.63 करोड़ के पार पहुँच गए हैं। साथ ही इससे मरने वालों की संख्या 8,68,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 63 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं ब्राज़ील में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर ब्राह्मणों एवं दलितों के उत्पीड़न का आरोप समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही लगा चुके हैं। अब यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार की हालात भी सपा जैसी है। इसमें भी ब्राह्मणों और दलितों का चुन चुन कर उत्पीड़न किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा सरकार में जैसे ब्राह्मणों व दलितों को चुन चुन कर उत्पीड़न किया गया था, अब वैसे ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनके साथ साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है। इनको जबरन गलत मामलों में फंसाया जा रहा है, जो अति दुखद है।
बसपा प्रमुख ने आगे कहा, जिस प्रकार से सपा सरकार में दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके महान संतों व गुरुओं की मूर्तियां तोड़ी गईं तथा उनके नाम पर रखे गए जिलों व संस्थानों के नाम भी काफी बदल दिए गए। उन्होंने कहा, ठीक उसी प्रकार से अब वर्तमान भाजपा सरकार भी चल रही है। अब तो उनके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जिसकी पहले वाराणसी की और अब जौनपुर की घटना अति निंदनीय है। सरकार इस मामले में उचित कदम उठाए, बीएसपी की यह मांग है। विवादों में सरकार। पिछले कुछ समय से लगातार योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने खुले तौर पर आरोप लगाया था कि यूपी में सिर्फ ठाकुरों के लिए सरकार चल रही है और ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद उनके खिलाफ यूपी के 8 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और बाद में संजय सिंह ने मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कराने की मांग की थी। विधायक विजय मिश्रा ने भी लगाया था आरोप। संजय सिंह से पहले भदोही से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्र ने भी आरोप लगाया था कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें परेशान किया जा रहा है। मारपीट के आरोप में फरार होने के दौरान विजय मिश्रा ने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं, एनकाउंटर हो जाएगा। बाद में विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था। यूपी पुलिस उन्हें भदोही ले गई थी और जहां उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेते हुए नैनी जेल भेज दिया था। न्यूज डेस्क, IBN भारत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रह चुके अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर भाजपा प्रत्याशी जफर इस्लाम का अब निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। दरअसल भाजपा से जफर इस्लाम के अलावा डमी कैंडिडेट के तौर पर भाजपा नेता गोविंद नारायण शुक्ला ने भी नामांकन किया था, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में सपा से राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह की खाली हुई सीट पर जब नामांकन पत्र भरा गया तो जफर इस्लाम खुद नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनकी जगह प्रतिनिधि के तौर पर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका नामांकन पत्र दाखिल किया था। बताया गया कि जफर इस्लाम कोरोना से पीड़ित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जिसकी वजह से वह नामांकन में शामिल नहीं हो सके थे। ऑपरेशन लोटस का मिला इनाम। राजनीति के जानकार बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में शामिल कराने में जफर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने की कवायद और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिखी गई और इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी की तरफ से सिर्फ लॉजिस्टिक और अन्य सहायता दी गई। पूरा ऑपरेशन ज्योतिरादित्य के मुताबिक ही चला था और कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी देखती रह गई। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आने के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ उनकी ठन्ने लगी है। मांझी ने स्पष्ट किया है कि वे नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी बगावत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी खुद पर लगाए गए फायदे की राजनीति के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि एनडीए तो उन्हें राज्यपाल बना रहा था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। इसके साथ ही चिराग को चेताया कि अगर वे सवाल उठाएंगे तो जवाब भी मिलेगा। नहीं सुधरे तो एलजेपी के खिलाफ उतारेंगे उम्मीदवार। मांझी ने कहा कि चिराग पासवान कहते हैं कि वे उन सभी सीटों पर लड़ेंगे जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। अगर वे ऐसा करेंगे तो हम भी एलजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। अगर चिराग एनडीए में हैं तो ठीक से रहें, ऐसी बातें ठीक नहीं हैं। मांझी ने पूछा, दलितों के लिए रामविलास ने क्या किया। मांझी ने बिहार में दलित राजनीति को लेकर भी एलजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान ने अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा के दौरान दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ किया है तो बताएं। न्यूज डेस्क, IBN भारत। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल गहलोत सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक प्राथमिकता देने की तैयारी कर रही है और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कई विभाग के आला अफसरों को इस पूरे मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि राज्य के युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जा सकें। एक रिपोर्ट देखिए। जानकारी के अनुसार सीएम अशोक गहलोत राज्य के बेरोजगार युवाओं को लेकर खासे चिंतित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी ओर से राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने का कदम उठाया जा रहा है। दरअसल पिछले महीने ही मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया था कि सरकारी भर्तियों में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही तरजीह देंगे। इसी के बाद यह मामला गर्मा गया था कि राजस्थान में भी स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए।
हालांकि प्रदेश में यह मुद्दा कई वर्षों से चल रहा है कि यहाँ भर्तियों में स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए। प्रदेश में कई तरह की भर्तियां ऐसी हैं जहां 100% स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। इनमें पटवारी, तृतीय श्रेणी शिक्षक, पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षक और लिपिक जैसी कई भर्तियां हैं, जहां बाहरी युवाओं के मुकाबले स्थानीय युवा अच्छे से और बहुत बेहतर गुणवत्ता के साथ काम कर सकते हैं। प्रदेश के 17 लाख अभ्यर्थियों का खत्म हुआ इंतजार। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि आखिरकार घोषित ही कर दी। भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को होगी, जिसमें 5438 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 17 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के अनुसार बुधवार को हुई मीटिंग में परीक्षा की तिथि तय की गई है। तो वहीं ऑफलाइन होने वाली परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पूरी तैयारी भी कर ली है। जिलों में परीक्षा सेंटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और 15 अक्टूबर तक परीक्षा सेंटर्स बना दिए जाएंगे। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। दरअसल पुलिस मुख्यालय परीक्षा को मई में ही आयोजित करवाने को लेकर तैयारियां की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा अगस्त में करवाने पर सहमत बनी थी। लेकिन अगस्त माह में भी तेजी से संक्रमण फैलने के चलते नवंबर में परीक्षा आयोजित कराने को लेकर सहमति बनी है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।